राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप भी मतदान जरूर कीजिए, लेकिन इस बीच जो सियासी घमासान मचा है उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। सोलापुर की जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो मर्यादा की किस कैटेगरी में आता है। राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपील करते हैं, लेकिन भाषण के दौरान संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं। ये क्यों है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। चुनाव की गर्मी नेताओं की जुबान पर उतर आई है। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। ज्यों-ज्यों पारा ऊपर भाग रहा है, मर्यादा तार तार हो रही है। संसदीय सियासत की सीमा रेखा तार तार हो चुकी है। भीड़ जुटती है, माइक सेट किया जाता है और फिर जो बोल निकलते हैं उसमें नीतियों के विरोध का स्वर कम सुनाई देता है, व्यक्ति विशेष के अपमान का जोर ज्यादा रहता है। ये कोई आरोप नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर में कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मैंने, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। राहुल गांधी की बोली वाणी में कड़वाहट का जो रंग घुला है, बीजेपी का कहना है वो बौखलाहट का नमूना है। राहुल गांधी के विरोध का स्वर मोदी के लिए हमेशा ऐसा ही रहा है। चौकीदार चोर है से लेकर नफरत की दुकान तक। ये दिगर बात है कि देश की जनता बारंबार राहुल गांधी को सीधा संदेश देती रही है, लेकिन राहुल हैं कि मानते ही नहीं। जिस एक्सरे मुद्दे की चुनावी नैया पर सवार राहुल गांधी सत्ता में वापसी के सपने संजो रहे हैं, उसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब सुनिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि मतदान के पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत के कम होने का कारण बीजेपी का विरोधमान विपक्ष बहकी बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ यह तथ्य बहुत ध्यान देने वाला है कि खुद पीएम मोदी को राहुल गांधी की ओर से आने वाले ऐसे बयानों का भान था, लिहाजा दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में उन्होंने गियर शिफ्ट कर दिया। शुरुआत की 21 अप्रैल बांसवाड़ा राजस्थान की रैली से। यहां मुद्दा उठाया मुसलमानों का संसाधनों पर पहला दावा, आपके मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर है। हमला सीधा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हुआ, संपत्ति सर्वे पर हुआ, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के उस बयान पर हुआ जिसमें कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला दावा अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुसलमानों का है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। कांग्रेस तिलमिला उठी। जिस तुष्टीकरण के ताम्र पत्र पर मुस्लिम हितों की बात कहकर कांग्रेस वोट बटोरने का ख्वाब सजाती रही है, चोट सीधा उसी पर हुआ। 22 अप्रैल अलीगढ़ संपत्ति का बंटवारा। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। मुसलमानों के हितों के नाम पर वोट का सौदा करने पर डायरेक्ट अटैक किया। 23 अप्रैल छत्तीसगढ़ धमतरी। धमतरी में पीएम मोदी और आक्रामक दिखे। कांग्रेस के भूत, भविष्य और वर्तमान किसी को नहीं छोड़ा। सीधा और साफ कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति इनके डीएनए में है।
दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीना है। 23 अप्रैल की शाम कांग्रेस के जवाब देने की बारी थी, लेकिन रात में कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट ने बयान दे दिया कि बीजेपी को बैठे बिठाए राहुल के एक्सरे और संपत्ति के सर्वे कराने वाला सबूत मिल गया। 24 अप्रैल, सागर, मध्य प्रदेश, विरासत टैक्स। अमेरिका में लागू होता है विरासत टैक्स, जिसके मुताबिक मौत के बाद व्यक्ति अपनी दौलत का सिर्फ 45% ही अपने वारिस को ट्रांसफर कर सकता है। बाकी के 55% पर सरकार का कब्जा हो जाता है। पीएम मोदी का तंज सुनिए। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस डाल डाल चल रही है तो बीजेपी पात पात। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम यानी पार्टी के नेता ही जातीय जनगणना से इनकार कर रहे हैं, फिर रायता क्यों फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में बता रहे हैं कि कांग्रेस का इरादा है कि ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर उसे अल्पसंख्यकों को दे दिया जाए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादों की ऐसी झड़ी लगा दी है कि दूसरे चरण के चुनाव में पार्टी सेल्फ गोल करती दिख रही है। और इसके लिए आपको कांग्रेस के 48 पन्नों का घोषणा पत्र खोलना होगा, जिसमें बहुत कुछ साफ नहीं है और बीजेपी जिसे साफ कर जनता को बता रही है, कांग्रेस उस पर आग बबूला हुई जा रही है। अब सिर्फ 3 पॉइंट में समझाती है कि कांग्रेस के वादे कैसे कैसे हैं। राहुल गांधी के एक्सरे का मतलब क्या है। पहला, चुनाव जीते तो संपत्ति का सर्वे होगा। दूसरा, जातीय जनगणना होगी। तीसरा, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की निर्धारित सीमा बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस के लंबे चौड़े वादों में से सिर्फ 3 पर बहस गरमाई है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि ये 3 ही काफी हैं कांग्रेस की मंशा क्या है ये जाहिर करने के लिए। 4 जून को कांग्रेस के वादों और बीजेपी के कस्मों का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो दिखाई दे रहा है वो ये कि हार जीत के चक्कर में एक दूसरे के प्रति नेता किस स्तर पर उतरते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भारत से दोस्ती की मांग जोर पकड़ रही है। पीएम शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी उद्योगपतियों ने अपील की है कि जल्द से जल्द भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कारोबारी रिश्ते बहाल किए जाएं, नहीं तो पाकिस्तान का कपड़ा और चीनी उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। पर आए शहबाज, भारत से दोस्ती की फरियाद। कर्जों के पहाड़ अंबार लग गए जिसमें हम इसके बोझ तले दब चुके हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अप टू अस। फैसला हमने करना है कि क्या कर्जों की जिंदगी बसर करनी है या इज्जत और वकार की जिंदगी बसर कर। भारत से कारोबार के लिए गिड़गिड़ाने लगे पाकिस्तानी। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। इमरान का खुला ऑफर, अड़ियाला डील करेंगे शरीफ। जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं। बांग्लादेश की तरक्की से पाकिस्तानी पीएम शर्मसार। आज देखें वो बोझ कहाँ चला गया और हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। जलनखोरी, खुदगर्जी और मक्कारी का ट्रेलर भर आपने देखा। पूरी पिक्चर हैरत अंगेज है। ये वो मुल्क है जहां फाका कशी की महामारी फैली है। आवाम से हुक्मरान तक के हुक्का पानी का संकट है, लेकिन दूसरों की तरक्की इन्हें बर्दाश्त नहीं। इन्हें दूसरे मुल्कों की खुशहाली पचती ही नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
पड़ोसी मुल्कों की खुशियों पर शर्मसार हैं, तो बस समझ लीजिए कि इनकी नियत में कितने खोट हैं। हालांकि आप पाकिस्तान का चरित्र चित्रण नहीं देख रहे, ये तो पाकिस्तान की दुर्गति की दर्दनाक कथा है, जिसकी रस्सी भी जल गई है और ऐठन तक नहीं बची। पाकिस्तान के एक एक बाशिंदे की ख्वाहिश है कि पीएम शहबाज शरीफ किसी भी तरह भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जितनी मिन्नतें कर सकते हैं करें, लेकिन भारत से हमदर्दी जुटा लें, वरना पाकिस्तान का पेट भरने से रहा। भारत से दोस्ती का इश्तिहारी प्रोग्राम पाकिस्तान के कराची में चलाया गया। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में सिंध सीएम आवास पर घंटों तक शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी उद्योगपतियों ने समझाया कि अब भारत से कारोबारी रिश्ते सुधारने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी आरिफ हबीब की हसरत पर शहबाज शरीफ मंद मंद मुस्कुराते रहे। उनके दिमाग में भी यही दुविधा चल रही थी कि किस तरह से भारत से दोस्ती गांठी जाए, क्योंकि पाकिस्तान को भुखमरी से बचाना जो है, कर्जखोरी की आदत ने पड़ोसी मुल्क को खस्ता हाल कर दिया है। अवाम के गुजर बसर की सभी जरूरी चीजों की मुल्क में किल्लत है। शहबाज शरीफ खुद मानते हैं कि कुछ दिक्कतें मिटाना तो उनके बस में भी नहीं। बेरोजगारी का खात्मा कहना तो एक बड़ा मुश्किल मामला है, उसमें कमी आए, आपकी जो इन्फ्लेशन उसमें कमी आए, आपके जो जॉब्स हैं उसमें इजाफा हो, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आए और पाकिस्तान की तरफ लोग देखें। पाकिस्तान की तरफ कोई देखे भी तो क्यों, इसकी वजह आगे बताएंगे। पहले देखिए भारत से कारोबार के लिए छटपटाने क्यों लगा पाकिस्तान। भारत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। साथ ही पाकिस्तान से आयात होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी थी। इसका प्रभाव इतना गंभीर था कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच पाकिस्तान से होने वाला आयात 91% गिर गया। इसके बाद अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ पाकिस्तान से निर्यात में 90% की गिरावट आई। मतलब ये कि पाकिस्तान से कारोबार का टोटल बहिष्कार हो गया, जिससे भारत पर तो असर नहीं पड़ा। वहीं भारत से दवाइयों की सप्लाई ठप होने से पाकिस्तान के मरीजों को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी। भारत से खाने पीने की चीजों का आयात कर पाकिस्तान जैसे तैसे पेट पाल रहा था। इसकी सप्लाई चेन जब टूट गई तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल आईं। लंबे अरसे से पाकिस्तानी कारोबारी भारत से व्यापार की मांग पाकिस्तानी हुक्मरानों से करते आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी इस सीरियस मसले पर मंथन शुरू कर दिया है। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत से किस मुंह से वो दोस्ती की बात करें, क्योंकि दहशतगर्दी का कॉन्ट्रैक्ट भी तो पाकिस्तान की सेना ने ले रखा है। यही वजह है जो पड़ोसी मुल्कों की तरक्की पर शहबाज को शर्मसार होना पड़ रहा है। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी पीएम की बातें सुनिए। खुद के पिछड़ने से ज्यादा गम इन्हें बांग्लादेश की खुशहाली पर हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में जो बहुत पीछे रह गया है, उसको हम आगे लेके जाएं। यानी वो ममालिक जिनको हमने बोझ समझा था कि उसको उतार दें कांधे से। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक उस ज़माने में सोच थी। उस ज़माने में मैं तो एक स्टूडेंट था, कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था कि जी ये बोझ है उधर जाए। आज देखें वो बोझ कहाँ चला गया और हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ के पास शर्मसार होने की वजह कई है। मुल्क की माली हालत है, पड़ोसी देशों से बिगड़े रिश्ते हैं, पाकिस्तान में पल रहे आतंकी आका हैं, जनरलों के हुक्म बजाने की मजबूरी है। पाकिस्तान का बेड़ा पार लगाने के लिए शहबाज शरीफ को इमरान खान नियाजी का भी ऑफर मिला है। जो अडयाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। शहबाज शरीफ बेहतरी के जितने कदम उठा रहे हैं फिलहाल वो बैकफायर कर रहे हैं। हाल ही में ईरान से व्यापारी समझौते पर पाकिस्तानी पीएम ने अमेरिका से पंगा ले लिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के इस्तकबाल में पाकिस्तान जिस तरह से बिछा रहा उससे सुपर पावर बौखलाया हुआ है। मुमकिन है इसीलिए पाकिस्तान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बचने की राह तलाश रहा है। हालांकि पाकिस्तान को भारत पहले ही मैसेज दे चुका है कि हम दोस्ती के रास्ते तब ही खोलेंगे जब पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करेगा। ये रहम भी सिर्फ इंसानियत की खातिर ही भारत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे धोखेबाज दोस्त से भले तो दुश्मन मुल्क होते हैं। क्या
इजराइल हमास के साथ साथ ईरान और हिजबुल्लाह को भी तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है? ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने लेबनान में भीषण हमले करके हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा कमांडर मार डाले हैं। हिजबुल्लाह पर 40 हमले, ईरान की खूनी धमकी। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से इजरायली सेना ने गाजा से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर सीरिया तक अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा है। हालात ये हो गए हैं कि जहां गाजा में ही 35,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इजरायली सेना कहर बनकर टूट पड़ी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया है कि ईरान के हमलों में मदद करने वाले हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा कमांडर इजरायली सेना अब तक मार चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के मुताबिक इजराइल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। कुछ दावों के मुताबिक कमांड सेंटर में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मौजूद थे, जिन पर इजराइल ने पहले मिसाइलों से हमले किए और फिर फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि इजराइल के इस हमले में आधे से ज्यादा हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। ये वो कमांडर थे जो लगातार ईरान की मदद इजराइल पर हमला करने में कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के इस बेहद खूनी हमले में ईरान, हूथी और हमास बुरी तरह से बौखला गए हैं। התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. מחצית ממפקדי חיזבאללה בדרום לבנון חוסל. אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית, על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו גרמנו לכך שאו שהם מתים. अब सवाल उठता है कि अगर इजराइल के दावे के मुताबिक इजराइल के भीषण हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है, तो इसका असर हमास और ईरान पर क्या पड़ेगा? अगर देखा जाए तो इस वक्त इजराइल सेना ने एक बार फिर से हमास के सफाई के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। मिस्र की सीमा पर मौजूद रफा शहर में गाजा के लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, जिनके बीच हमास के लड़ाके भी मौजूद हैं, जो हिजबुल्लाह की मदद से इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अब हिजबुल्लाह के तबाह होने से हमास पर सीधा असर पड़ेगा। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह के सफाए पर क्या दावा कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के दावों के मुताबिक आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। दावे के मुताबिक आईडीएफ के भीषण हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 40 ठिकाने बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। आईडीएफ के 40 हमलों में हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ का ये हमला एता अल शाब के आसपास किया गया है। एता अल शाब और आसपास के गांवों पर 13 से ज्यादा हवाई हमले इजरायली सेना ने किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह की स्टोरेज और हथियारों की फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह के उन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है जहां से इजराइल पर हमला करने की तैयारी चल रही थी। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल से बदला लेने के लिए उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती गांवों पर दर्जनों कात्यूशा रॉकेट दागे हैं। सात अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले इजराइल पर हो रहे हैं। ये हमले उस वक्त बेहद तेज हो गए थे जब ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को 350 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान ने 60 टन से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया था। हालांकि इजराइल ईरान के खूनी हमले से तो बच गया, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। इधर इजरायली पलटवार में
लेबनान में अब तक 380 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। ईरान के ट्रिपल एच से खौफ में इजराइल। इधर हिजबुल्लाह पर खूनी हमले के बाद से ईरान ने भी इजराइल को खूनी धमकी देना शुरू कर दी है। ईरान अपनी ट्रिपल एच पावर को इजराइल के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर रहा है। जरा एक बार समझ लीजिए, ईरान मिडिल ईस्ट में इजराइल का नामो निशान मिटाने के लिए ट्रिपल एच का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ईरान इजराइल के बीच जबरदस्त मिसाइल जंग चल रही है। ईरान इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रिपल एच में हमास, हिजबुल्लाह और हुथी शामिल हैं, जो ईरान के इशारे पर 7 अक्टूबर के बाद से लगातार हमले कर रहे हैं। भारी नुकसान झेलने के बाद भी हमास अभी भी रॉकेट से इजराइल पर हमला कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं हुथी इजराइल के साथ अमेरिका के जहाजों को समंदर में टारगेट कर रहा है। हुथी ने सीधी धमकी दी है कि वो अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों और